चलो अब हम लोग देखेंगे जो राजनीतिक अभियान जहांगीर द्वारा किए गए थे उसमें कहाँ कहाँ उसने अभियान किया। जैसे कि उसने मेवाड़ अभियान किया, ठीक है। सबसे पहले मेवाड़ अभियान किया, उस सब का एक क्रम देख लेते हैं, ठीक है। वो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट वही समझा। पहले उसने मेवाड़ अभियान किया, ठीक है। फिर उसने कांगड़ा अभियान किया, ठीक है। फिर उसने दक्षिण की तरफ अभियान किया, ठीक है। बस मेनली यही है। कंधार जो है, कंधार से उसको पराजय हुआ था, बस ये कंधार, ठीक है। एम के डी के ये याद रखना। तो पहला मेवाड़ अभियान, मेवाड़ अभियान सबको याद होगा, अमर सिंह है ना। अमर सिंह जो क्या नाम है कि महाराणा प्रताप का जो है बेटा रहता है वो, है ना। 1605 से 1615 के मध्य मेवाड़ से निरंतर सैनिक अभियान कराए गए, ठीक है। एकदम फैक्ट बात है ये तो, है ना। अब देखो दिखाना पड़ता भाई, जिसका छुपाना पड़ता है जिसका है, तो फिर वही क्लेम कर देगा मेरे वाले चीज़ से पढ़ा रहा भाई। हम अपने घर पे थोड़ी सामग्री बनाएंगे। 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह पहले बताया था मेवाड़ 1615 में कौन था, राणा अमर सिंह, ठीक है, ने आत्मसमर्पण कर मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी। क्या बात है। 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है भाई। मान लिए 15 में वो बोला कि नहीं होगा, ठीक है। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। चलो ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं। जहांगीर के काल में भी अकबर के समान राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बने रहे, है ना। जहांगीर के काल में भी अकबर ने जो मतलब जैसे अकबर ने जैसे राजपूत ठीक है वैवाहिक संबंध जैसे स्थापित किए थे वैसे ही स्थापित वो बने रहे, है ना। और राजपूतों को मुगल दरबार में बड़े पद दिए गए। इससे क्या होगा भाई, सिंपल बात है भाई, साला वाला जो होगा उनको बड़े पद देने ही पड़ेंगे। उनकी बहन भी तो उन्होंने दी है, तो ठीक है चलो मान ली ये बात तो उनकी। अब चलते हैं कांगड़ा विजय की तरफ। कांगड़े में किसके टांगड़े टूटते हैं, ठीक है। कांगड़ा विजय, ठीक है। पहले बताते हैं हम कौन कौन से हैं। एक MKDK, ठीक है। तो पहले हो जाएगा मेवाड़, कांगड़ा, दक्षिण और यहाँ कंधार, ठीक है। MKDKD ऐसे, ठीक है। तो जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा दुर्ग का अभियान किया। माना जाता है कि कांगड़ा विजय करने में अकबर भी असफल रहा था, ठीक है। चलो देखो ना, जहांगीर ने क्या होना कि 1620 में कांगड़ा दुर्ग का उसने अभियान किया, ठीक है। कांगड़ा दुर्ग का अभियान किया। माना जाता है कि कांगड़ा विजय करने में अकबर भी असफल रहा था। सोचो कांगड़ा में तो अकबर के भी टांगड़ा टूट गए थे, ऐसे है कि नहीं। हालत खराब कर दी थी कांगड़ा ने अकबर की, जो अकबर भी असफल रहा था। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, है कि नहीं। कांगड़ा सोचो उनके भी हाथ नहीं आए, अकबर के भी। शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में 4 महीने किले की घेरेबंदी के बाद कांगड़ा की सेना ने आत्मसमर्पण किया। खुर्रम जो है मुझे ले रहे हैं यहाँ पे, समझे। खुर्रम ने 4 महीने तक बोले जाए वो नहीं करेंगे, एकदम खुर डाल दिया मेरे को लग रहा है। टांगड़ा देखो, टांग में खुर होते ना, ऐसे टांग में होता है खुर, ठीक है। तो टांग और यानी कांगड़ा और खुर सा बहुत संबंध होगा भाई, बिल्कुल होगा, ठीक है। कांगड़ा अभियान जो है जहांगीर के मुख्य अभियानों में से सबसे कठिन माना जाता है। मतलब जहांगीर बोला कि अरे यार पसीने निकलवा दिए, मतलब क्या टांगे दर्द करने लग गई इसको तो करते करते, है ना। और कांगड़ा किला जीतने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने गाय को कटवाकर जश्न मनवाया। अरे यार चलो ठीक है भाई, अब ये राजा था तो कर सकता था, ठीक है। दक्षिण अभियान की तरफ चलो, देखते हैं दक्षिण में उसने कहाँ का अभियान किया। दक्कन में जहांगीर ने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया। बोला कि अब पिताजी ने जो काम किया था आधा मतलब छूट रहा भाई, उनका भी तो उम्र भी तो हो गया था, अब जो उन्होंने कार्य किया था हम उसको पूरा करेंगे, उनको चरम पद लेके जाएंगे। अकबर के समय खानदेश और अहमदनगर राज्य के कुछ भागों को जीत लिया गया, है ना। लेकिन अहमदनगर का राज्य समाप्त नहीं हुआ था, ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखना। देखो उसने जीता था पर अहमदनगर को समाप्त नहीं किया था। अब ये जो है ये कुछ और ही करेगा। देखो अहमदनगर का वजीर जो था मलिक अंबर से आई है परियों की रानी, है ना, ये गाना वो गाता था, ठीक है। उसने अहमदनगर के राज्य को सुसंगठित किया और
दक्षिण में मुगल सेनापतियों के आपसी मतभेदों का लाभ उठाकर अहमदनगर के पूर्वी क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया, है ना। उन्होंने बोल दिया कि देखो वो तुम्हारा जो आप क्या बोलते हैं ये मुगल के सेनापति उनको बोलता देखो वो तुम्हारा दूसरा मुगल का सेनापति तुमको चूतिया बोल रहे हैं। बोला मेरे को चूतिया बोल रहा हो? बोला कि हाँ वो तुमको बोल रहा है कि वो तो चूतिया है, उसको कुछ नहीं पता। तो बोला रुको अभी उसके स्थिति कर जाते हैं। इस तरह से उसने आपसी जो लड़ाई हुई उसको फायदा उठाया, जमीन पे भी कब्जा कर लिया मजे से एकदम। मलिक अंबर जो है एकदम हैप्पी हिप्पी था। अभी वो हैप्पी हैप्पी है, अभी देखते हैं क्या दुखी दुखी होता है कि नहीं। ठीक है। 1617 में अहमदनगर राज्य और मुगलों में संधि हो गई। अब संधि कर लिया उसने। बीजापुर के राजा आदिल शाह ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए, है ना। खुर्रम को बोला कि देखो बीजापुर तुम हो खुर, हम है बीज, तो तुम कभी कभी हो सकता है बीज को खुर से उखाड़ देते ना, तो उसके बीज का नाम था दिल, तो मेरा दिल रखने के लिए तुम मत ऐसा करना, ठीक है। आदिल शाह ने उसको बोले तुमको मैं मूल्यवान उपहार दे रहा हूँ, तुम ऐसा कभी मत करना, ठीक है। तो बोले ठीक है नहीं करें। बदले में जहांगीर ने उन्हें फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि दी। जहांगीर ने बोला तू मेरे बेटा है, तो मेरी औलाद है पगला, ठीक है। खुर्रम के वापस आने पर उसे शाहजहां की उपाधि दी। वाह। खुर्रम के वापस आने पर उसे शाहजहां की उपाधि, और यही खुर्रम जो है अभी जहांगीर है, उस जहांगीर के बाद यही खुर्रम जो है शाहजहां बन जाएगा, क्योंकि इसने बहुत काम किया। बोले कि अरे मैंने तो इतना काम किया, यहाँ पे किया है काम, कांगड़ा वाले में काम किया है, यहाँ पे तुम्हारा आदिल शाह वाले में काम किया, मेरे को भी तो राज्य बनाओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कहाँ से, जहाँ से बीजापुर से वो लौट गया था वहां पे उसे मूल्यवान उपहार दिया गया, और बदले में जहांगीर ने उसे अपने पुत्र की उपाधि दी, ठीक है। और खुर्रम के वापस आने पर उसे शाहजहां की भी उपाधि दी, है ना। क्या बात है। 1617 में हुई संधि का मलिक अंबर ज्यादा दिन तक पालन नहीं कर पाया, और 1620 में उसने पुनः मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि जो है मलिक अंबर से वही बोल रहा कि मैं, वो बोला कि मेरी जो पहुंच है अंबर तक है ना, और तुम लोग जो है जमीन पे रह रहे हो, तो मैं तुम्हारी बताइयों पे बातों पे ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा। फिर लड़ाई तो होगी, अब चाहे तुम जीतो चाहे तुम जीतो, चाहे हम फिर अंबर में चल जाए, वो बात अलग है। जिसे शाहजादा खुर्रम, है ना, शाहजहां के द्वारा दबा दिया गया। अब शाहजहां फिर से आ गया, बोले कि तू फिर बकचोदी करने लग गया, अंबर अंबर कर रहा है, 2 थप्पड़ मारेंगे यहीं पर लिटा देंगे तुमको, ना। तो उसने उसको फिर से उसका दबा दिया, ठीक है। और 1622 में शहजादा खुर्रम के विद्रोह के कारण अहमदनगर पुनः मुगलों के नियंत्रण में से बाहर हो गया। अब शहजादा खुर्रम ने वहां कब्जा कर लिया, और शहजादा खुर्रम ने खुद ने वहां विद्रोह कर दिया ना। बोले कि हम अब जो है स्वतंत्र राजा कुछ बनना ही चाहता होगा उसने, जहाँ अब जो है क्या बोलते हैं शाहजहां, जो जिसको अब खुर्रम इज इक्वल टू शाहजहां, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है। देखो ऐसे याद रखो, खुर्रम रम जो है सारा जहां पीता है, पीता है कि नहीं, सारा जहां पीता है कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो शाहजहां, खुर्रम रम तो जो है सारा जहां पीता है। तो अब उसी ने क्या कर दिया कि बगावत कर दी, है ना। खुर्रम के विद्रोह का दमन करने के लिए जहांगीर ने महाबत खान बोला कि खुर्रम अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता ना, तो जिंदगी में तुमसे मेरे को बहुत मोहब्बत थी, इस मोहब्बत का तुमने गलत फायदा उठाया, अब इस मोहब्बत को मिटाने के लिए महाबत को भेजूंगा, ठीक है। इसलिए उसने जहांगीर ने महाबत खान को अहमदनगर भेजा, लेकिन जाओ, ठीक है। जिसने मलिक अंबर पर दबाव देकर शाहजहां को अहमदनगर से निष्कासित कराया। बोले कि मलिक अंबर को बोला कि तुम देखो मलिक अंबर अभी इसको निकलवा, हो सकता मलिक अंबर ने सेट करवा दे, बोले तुमको कुछ कुछ जगह दे देंगे, तुम भी विद्रोह कर दो मेरे साथ में। बोला पक्का, ये बात पक्का है तुम्हारी, तुम फिर मुकरोगे नहीं? बोले तुमको मार के अंबर बना देंगे। तो अंबर बोला कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम करो तो सही बाप के खिलाफ विद्रोह, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। फिर उसने बोला कि जैसे ही वो महाबत खान क्या बोले कि उसको जहाँ शाहजहां को निकालो बाहर, क्या वो बकचोदी कर रहा है उधर, तभी से, है कि नहीं, है ना। तो अहमदनगर से उसे निष्कासित कराया गया, और बालाघाट पर मुगलों का पुनः नियंत्रण स्थापित हो गया, और फिर से वापस कब्जे में हो गया ना। 1626 में मलिक अंबर खुद ही मर गया। उल्लेखनीय है कि मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को लागू किया, और उसके ठेके यानी इजारे पर जमीन देने की पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया। वाह, है ना, मतलब वही इजारे प्रथा को उसने समाप्त कर दिया, और जो ये क्या बोलते हैं भू राजस्व टोडरमल जो अपनाया, वो भू राजस्व इसने भी अपनाया, किसने, अंबर ने, है ना। क्योंकि टोडर यानी ये टोड जो होता है ना, वो हमेशा क्या अंबर की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है कि वर्षा कब आएगी, ये बात है। तो दोनों एक दूसरे से समझ लेना, इस तरह से जुड़े हुए, ठीक है।
अब कंधार की विजय पाते हैं। कंधार की विजय देखो, ठीक है। कंधार कहाँ है? कंधार अपने सामरिक और वाणिज्यिक महत्व के कारण भारत और फारस का मेरुदंड है। कहाँ पर है? भारत और फारस का वो क्या है? मेरुदंड है। यह भारत का प्रवेश द्वार है और मध्य एशिया का क्या है? मध्य एशिया और फारस में आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने का प्राकृतिक युद्ध मोर्चा भी था ना। जैसे फारस से कोई बना, फारस से आने वाले आक्रमणकारियों को भी रोकने का बहुत बड़ा ये युद्ध मोर्चा था। वहीं पे रखो, मतलब कंधार तक वो आएंगे, फिर वहीं पे लड़ाई करो ना। बहुत बढ़िया था। देखो 1622 में फारस के शाह अब्बास 1622 में फारस के शाह अब्बास ने कंधार को मुगलों से पुनः छीन लिया ना। मुगलों से पुनः छीन, लाओ सालो है कि नहीं, कंधा दे दिया, ऐसे समझ लो है ना। कंधा दे के छीन लिया। फलतः जहांगीर के शासन काल में ही कंधार ईरानियों के कब्जे में चला गया। मतलब इसके बस का बात नहीं था, जहांगीर से हाथ से निकल गया, ठीक है। अब जहांगीर की राजपूत नीति, कैसे राजपूतों को सल्टाया उसने, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलो, अकबर द्वारा निर्धारित राजपूत नीति को कमोवेश जहांगीर के समय भी बनी रही, ठीक है। अब बोल रहे, देखो क्या बोला कि अकबर द्वारा निर्धारित राजपूत नीति ही अकबर द्वारा जो निर्धारित थी पहले से, है ना, अपने पापा की बात को उसने माना, मतलब कमोवेश जहांगीर के समय भी वो बनी रही। मुगलों और राजपूतों के वैवाहिक संबंध अभी भी होते रहे, मतलब हाँ अभी भी सेटिंग हो रही है मुगलों की। अकबर ने भी सेटिंग की थी, और बोला कि बेटा बोला कि जब पापा ने भी किया है तो थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं, क्या एंजॉय तो थोड़ा सा करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने भी जो आपस में वैवाहिक संबंध बनाए रखे। राजपूतों की अन्य को उनके अपने क्षेत्र से बाहर भी सूबेदारों के रूप में नियुक्ति होती रही, ठीक है। राजपूतों की उनके अपने क्षेत्र से बाहर भी सूबेदारों के रूप में नियुक्ति, मतलब जहां उनका क्षेत्र था उनके बाहर भी उनकी नियुक्ति कर देते थे, ठीक है। और प्रशासन में भी उन्हें उच्च पद मिलते रहे। ओबियसली जो है, मतलब जैसे कि भाई उनके साले जो हो गए, फिर जो फूफा साला हो गया, कोई भी जैसे ससुर हो गया, फिर कोई भी हो गया, तो वो सब भाई अब तो आपस में क्या है कि उन लोग का वैवाहिक संबंध है, तो क्या बोलते हैं, रिश्तेदार हैं तो थोड़े बड़े पद तो मिलेंगे ही, ओबियसली मिलेंगे, ठीक है। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। जहांगीर की धार्मिक नीति, अब जहांगीर की धार्मिक नीति पर तुम देखो कि क्या जहांगीर धार्मिक नीति के तहत जहांगीर ने अकबर का ही अनुसरण किया। मतलब उसको समझ में नहीं आता था कि क्या करे, तो अकबर का अनुसरण कर लेता था, ठीक है, क्योंकि उसका बाप भी बहुत बढ़िया आदमी था, है कि नहीं, बहुत बड़ा काम करके गया था, तो उसको समझ में नहीं। जैसे मान लो तुम्हारे पीछे, मतलब जैसे कि तुम्हारे आगे किसी ने बहुत बढ़िया या कोई बहुत अच्छा कॉलेज निकाला होता है, तो तुम मतलब या फिर बहुत अच्छी जगह जाया होता है, तो तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे उसने जो किया था ना वही कर लेते हैं, हो सकता है अच्छी जगह सेट हो जाएगा, है ना। तो उन जहांगीर ने भी वही किया, अकबर ने जो किया था ना। किंतु कुछ दिनों बाद दीन ने इलाही को समाप्त कर दिया, पर उसको ये जो है ना दीन इलाही वाला सिस्टम सही नहीं लगा। बोला कि इसको खत्म कर दो, ये जो है ना खत्म हो जाना चाहिए अकबर के साथ ही, है ना। पर कुछ दिनों बाद जहांगीर ने इसको खत्म कर दिया। बोला कि नहीं जच्चा, मेरे को सूट नहीं किया। यद्यपि सुलह कुल की नीति जारी रखा ना, सुलह कुल की जो है उसको जारी रखा, परंतु बोला सुलह होने चाहिए कुल में, पर जो है दीन इलाही जो उसको खत्म कर दो। दीन इलाही के दिन खत्म हो गए, ऐसे याद रखो, है ना। इसने सिंहासन रूढ़ होने के 7वें वर्ष यानी 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया और उसकी कलाई पर राखी बंधवाई। क्या बात है, वाह क्या बात है, राखी बंधाई जहांगीर ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपवाद स्वरूप जहांगीर ने राजौरी यानी कश्मीर के ब्राह्मणों को दंडित किया। क्या बात है, कश्मीर के ब्राह्मणों को पेला इसने। और अजमेर के वरा मंदिर को तोड़ा, अजमेर के वरा मंदिर को तोड़ दिया और गुजरात के जैनियों को सजा दी। बहुत है, मतलब किनको पेल रहा है, ब्राह्मणों को पेल रहा है, वरा मंदिर को तोड़ रहा है और जैनियों को पेल रहा है, ठीक। ब्राह्मण और जैन जो है थोड़े थोड़े ऊपर में आते हैं, इन्हीं लोगों को पेल रहा है, तेल लगा के एकदम गड़गड़ा के, ठीक है। विदेशियों के दौरे, ठीक है, विदेशियों के दौरे देखो कैप्टन, अब कौन कौन से मतलब वहां पे आए उस समय कौन कौन आए उसके बारे में बता रहा है कि कैप्टन हॉकिंग्स, देखो ऐसे याद रखो, हॉकिंग्स जो है वो उसका जो होता है क्या बोलते हैं, उसका आता है ना कुकर, हॉकिंग्स का कुकर आता है, तो वो गिर गया, ऐसे याद रखो हॉकिंग्स, ठीक है। और टॉमस रो, तो आदमी मर गिरा कहाँ पे, पाँव पे गिरा है तो रोने लग गया, ठीक है। तो ये दोनों जहांगीरा, ठीक है। तो जहांगीर के ही शासनकाल में ये दोनों आए थे और इन्होंने व्यापारिक अनुमति
प्राप्त करने भारत आए थे ये लोग, है ना, व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने आए थे। अभी देखो अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो डिपेंड करता है, ठीक है। हॉकिंस एक साहसिक अंग्रेज नाविक था जो 1608 में आया था, साहसिक था 1608 में, 8 में अपने ठाठ दिखाने हॉकिंस आया भारत। वह भारत सूरत में आया था, सूरत पे सबसे आया था, वो क्योंकि सूरत था थोड़ा सुंदर था, हो सकता। वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, जेम्स खाता हुआ आया था, जेम्स होता ना, जेम्स वाला जो गोलियां छोटी छोटी आती है, तो जेम्स प्रथम से भारत के मुगल सम्राट अकबर के नाम एक पत्र लाया था, पर देखा कि कोई है नहीं अकबर नाम से, तो अकबर नाम से बोले कि पिताजी थे, तुम लाए हो पत्र अकबर के नाम से, अब अकबर नहीं रहे, तुमने लेट कर दिया बेटा। तो बोला कि अच्छा ये बात हो गया क्या, थोड़ा सा लेट एंट्री हो गया। तो बोला हाँ लेट एंट्री तो तुम्हारा लेट हो गया, तुम लाए हो पिताजी के नाम से, पिताजी तो अब नहीं रहे, तुम आए 1608 में, वो निपट गए 1605 में। तो फिर बोले क्या करें, तो बोले देखो अब तुम सोचो क्या करेंगे, है ना। किंतु जब वह भारत पहुंचा तो सम्राट अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और वहां का बादशाह जहांगीर बन गया था। सही बात है। हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिला, आगरा में वो उसे मिला, ठीक है। अब देखो, अब वो जहां मिलता है तो देखना वो कैसे पुटाएगा, देखो अब जहांगीर को मिला, ठीक है। 1609 में वो मिला उससे, फारसी में बात की, आते ही फारसी में बात करी। भाई फारसी वहां की राजभाषा, फारसी में बोलते देख के उसका दिल खुश हो गया, बोला साला अंग्रेज फारसी बोलते, दंदना के गड़गड़ा के, मतलब बोला कि यार तो ये तो तुम तो मेरे भाई जैसे हो यार, क्या मतलब दिल से लगाने का मन कर रहा है, तुम फारसी बोल रहे हो, समझ रहे हो तुम, बोले यार फारसी में बात की। और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान, इसको बोला कि अरे यार इंग्लिश खान है, ये तो हमारा है कि नहीं, इंग्लिश अंग्रेज खान, अंग्रेजी खान है, इसकी उपाधि से सम्मानित किया कैप्टन हॉकिंस को 1608 में। क्या बात है कि मतलब तुम तो यार पूरा एकदम इंग्लिश बोल रहे हो, मजा, मतलब क्या बोले फारसी बोल रहे हो और हो अंग्रेज एकदम, तो तुम यार इंग्लिश खान हुए कि नहीं। बोले कि वो तो बोला यस यस, फारसी में मतलब इंग्लिश में फिर बोला होगा कि हाँ जरूर जरूर, आपने कह दिया तो फिर क्या बोलते हैं, बस जब जहांगीर ने कह दिया कि भाई इंग्लिश खान है तो फिर क्या बोलना। टॉमस रो को 1615 में इसकी आंखें खुली, है ना, ने जेम्स प्रथम ने भेजा, इसने जेम्स प्रथम ने भेजा। टॉमस रो जहांगीर से सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने के लिए सफल हुआ। और टॉमस रो जो है, अब भाई कोई रोएगा तो क्या लास्ट में तो भाई सबको बोलेगा ना, जब जैसे बच्चा रोने लग जाता है तो क्या बोलता है, रो के चीज ले लेता है, तो ये भी रोने लग गया होगा, हो सकता है टॉमस रो नाम क्यों लगा भाई, हम तो रो से ट्रिक बनाएंगे, है ना। टॉमस रोया, खूब रोया, बोले कि मेरे को जेम्स दिलाओ, मेरे को जेम्स दिलाओ, मेरे को खानी है जेम्स। और सूरत में जो है फरमान, जो क्या बोलते हैं, सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए जो फरमान था उसको प्राप्त करने में ये सफल हुआ। बोला कि देखा इस टाइम में ना रोक के लेके आ गया ना फरमान, बोले कि देखा तुम नहीं कर पाए थे, हॉकिंस को बोले तुम नहीं कर पाए, देखो मेरे को रोने से कभी कोई फायदा होता है, बोलता है भाई तुम तो खतरनाक। अब देखो फ्रांसिस्को प्लेसर्ट, है ना, पल्सर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, ये मतलब फ्रांसिस था, ठीक है, फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के ही शासनकाल में, मतलब टॉमस रो हो गए, फिर तुम्हारा हॉकिंस हो गया, फिर कोई पल्सर चला रहा है, पल्सर्ट, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, ये हॉकिंग का कुकर आ रहा है, ये टॉमस रोते हुए आ रहा है, ये पल्सर चला रहे हैं, क्या हो रहा है। जहांगीर बोला ये हो क्या रहा है मेरे शासनकाल में, लोग मेरे मजे ले रहे हैं क्या। फिर जहांगीर की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे डेथ हुआ जहांगीर का। नवंबर 1627 में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। अरे यार भीमवार नाम ही से दे रहा भीम, ठीक है। जहांगीर को लाहौर के निकट शाहजादा नामक स्थान पर, ठीक है, लाहौर के निकट शाहजादा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। बोले रावी नदी के किनारे इनको दफना देते हैं, शाहजादा नामक स्थान पर था लाहौर में, ठीक है। अब देखो जहांगीर का मूल्यांकन हम लोग करते हैं कि कितना था, कैसा बेस्ट था कि नहीं, है ना। ये तो लास्ट में बचता ही क्या, जहांगीर का मूल्यांकन करो। चलो हमको मिल रहा मौका, इससे बड़ा क्या होता। जहांगीर को पारसी, तुर्की व अरबी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। पारसी, तुर्की और अरबी, मतलब वो किसी को भी पटा सकता था, पारसी, तुर्की और अरबी, इस भाषा से वो किसी को भी पटा सकता था, ठीक है। उसे कविता लिखने का शौक था। अब कविता को पटा लिया है कि नहीं, कविता लिखने का शौक था, उसको कविता को लिखने का शौक था। जहांगीर न्याय प्रिय था, ठीक है भाई, इसलिए जंजीर वाला सिस्टम उसने किया। जंजीर में यहाँ पे आके मतलब जो लोग अपनी भी जो है क्या बोलते हैं दुख जाहिर कर सकते हैं,
है ना, ताकि जो है बादशाह उनके दुख को जाने और उनको दूर करने की कोशिश करे। हालांकि शराब की लत उसकी एक बुरी आदत थी, दारू पीता था। हालांकि मदिरा उसने बंद करवाया था, ये ध्यान रखना। हालांकि मदिरा उसने बंद कराया था, पता नहीं कैसे उसको अच्छा लगने लग गया, फिर बोला कि इसको तो स्टार्ट करो, क्या है कि नहीं। तो उसको दारू की लत लगी थी, ये बुरी बात है कि नहीं, जो अंततः उसकी मौत का कारण भी बनी। अब तो पता है किसी को दारू की लत लग जाती है ना, तो वो उसका मौत का कारण बनती है, ये बात एकदम सच है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि दारू पीने से लीवर खराब होता है कि नहीं। अमिताभ बच्चन जब कह रहे हैं तो होता है, बिल्कुल होता है, लीवर में हो जाता है ना। चलो आगे देखो, धार्मिक मामलों में, ठीक है, धार्मिक मामलों में वह उदार हृदय था। सही बात है, उदार हृदय था धार्मिक मामलों में। हालांकि उसने दीन इलाही को खत्म कर दिया, पर सुलू है कुल जो है उसने स्टार्ट और उसको जारी रखा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब धार्मिक बारे में आए तो एक दो ये लाइन जो पहले पढ़ी है वापस बोल दो। ठीक है, तो उसने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार हुआ। 12 है ना, 12 में रक्षाबंधन, क्या बात है, 1612 में रक्षाबंधन मनाया भाई, बहुत बड़ी बात है। जहांगीर के समाज को चित्रकला का स्वर्ण काल बोलते हैं। जहांगीर, जहां गिरता है वहीं से पे चित्र बनता है ना। जहांगीर कैसे, ये कैसे, जो कोई चीज हम जैसे मान लो गिराते हैं, है ना, जो कोई जैसे मान लो कोई बूंद भी गिर जाता है, तो अगर दिमाग वाला या तो अगर पेंटर आदमी है ना, तो उस बूंद, गिरी हुई बूंद को भी ये देखता है कि उससे कैसे चीज बन रहा है, कैसा नक्शा बन रहा है। तो ये बात ये याद रखो, चित्रकला का इसको बहुत शौक था, और चित्रकला का स्वर्णिम काल भी इसी को बोला जाता है। बैठ के पेंटिंग बनाता रहता होगा, फिर तो पूरा लड़ाई तो कौन करता हूँ। उस समय के सर्वोत्कृष्ट जो भी बेस्ट से बेस्ट मतलब चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ये जो है ये याद है ना, मंसूर, ठीक है, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। मतलब ये चित्रकला इतना बनाता था ना, लोग हंसने लग जाते थे पहले, फिर जो इतना बेस्ट बना ना, लोग हंसते हैं, उसको बुरा लगता है, तभी तो बेहतर बनता है कि नहीं। और ये तो एक जो थे मंसूर थे, क्या बात है ना। को क्रमशः नादिर उल अस्त्र और नादिर उल जम्मा की उपाधि इन्होंने दी। मतलब क्या बोल रहे, वाह, बहुत बढ़िया। मतलब उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय के प्रतीक सोने की जंजीर को महल के बाहर लगवाया, है ना। न्याय के प्रतीक थी सोने की जंजीर, ये ध्यान रखना। न्याय के उसने ले लगाई थी, जैसे जंजीर जैसे जहांगीर, ये है ना, ये याद रखना। सोचो, मतलब संजय जंजीर, मतलब अमिताभ का बहुत बड़ा फैन होगा, तो जंजीर मूवी ये सब जो है बहुत बड़ा ज्यादा लगा रहा है ना। ठीक है, लीवर दारू पीने के कारण हो गया, तो अमिताभ का बच्चन का फैन था कुल मिला के जहांगीर जो है ना। जहांगीर के संबंध में यह माना जाता है कि वह सफल एवं उदार शासक था, उसकी प्रजा की भलाई चाहता था, और अन्य शासकों की तरह उसमें भी गुण और दोष थे, है ना। भाई सब में होता है भाई, गुण दोष तो देखो, गुणों से भरपूर लोग हो सकते हैं पर दोषों के बिना नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। गुणों से भरपूर लोग मिलेंगे तुमको, पर दोषों के बिना नहीं। मतलब कोई लोग ऐसा नहीं होगा जो तुमको, गुण तो उनके में होंगे पर ऐसा कोई लोग नहीं होगा जिसमें दोष भी ना हो, है ना। ये हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा संभव ही नहीं है। उसमें युग की क्या है कि देखो, रुको रही, उसमें युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को परखने की क्षमता थी, और अकबर की नीति और प्रशासकीय प्रणाली को चालू रखने का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, उसने जो मतलब अकबर ने जो अपनाया था उसी को फिर से चालू रखने का लिए भी तो नॉलेज चाहिए भाई, नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए। और नकल कर रहा था, क्या अकल तो था ही उसमें, तभी तो ऐसे कर पा रहा था। हालांकि कुछ सीमाएं भी थी, वह रचनात्मक राजनीति की नहीं था, है ना, जो महान प्रशासकीय सुधार करे सके और भावी पीढ़ी की भलाई के लिए कानून बना सके। मतलब उतना रचनात्मक नहीं था, रचनात्मक वो सिर्फ चित्रकला में था, चित्रकला में ज्यादा ध्यान देता था। ठीक है, कह सकते हैं कि उसमें अपने पिता अकबर के समान उच्च आदर्श और बुद्धि चातुर्य नहीं था, है ना। उच्च आदर्श और बुद्धि चातुर्य अपने पिता के समान जैसे नहीं था ना, धर्मनिरपेक्ष वाला वो सब लेके जो। उसके चरित्र में कुछ अवगुण भी थे जिसके कारण वह निंदा का पात्र रहा। उसने, हाँ, ये सबसे गड़बड़ किया है भाई उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया ना। 5वें जो गुरु थे सिख देव, हमको पहले ऐसा लगता था कि औरंगजेब ने दिया, नहीं 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 नहीं, जहांगीर ने दिया, जहांगीर ने दिया भाई, याद रखें जहांगीर। ठीक है, अकबर के जस्ट जो बाद आता है वो उन्होंने अर्जुन देव को क्या है मृत्यु दंड दिया था। ये जो है यहाँ पे मुगल और सिखों के बीच में लड़ाई का कारण बन गया है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ होते हैं कलंक, कुछ होते हैं कलंक, ठीक है, जो कलंक लग जाते हैं उनकी छवि पर। ठीक है, तो शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया, और शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया और दीन इलाही
में दीक्षा देना बंद करवा दिया। ये जो है उसके कुछ अच्छे कामों में से नहीं थे। दीन इलाही बंद करवा दिया और शेख जो है अहमद सरहिंदी को उसने बंदी बना दिया, है ना। तो यहाँ पे जो है जहांगीर का पार्ट नंबर 2 जो है खत्म होता है। चलो इसके बाद में जो जहांगीर के बाद शाहजहां जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।